Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about changing global order under Donald Trump. ये जो आर्टिकल है इट कैन बी यूजफुल फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस. सबसे पहले करंट डेवलपमेंट देखते हैं. तो हाल फिलहाल में दो ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू यूएस विच इज जनरली नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूएस एडमिनिस्ट्रेशन. तो सबसे पहला तो कल ही हमने देखा न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कल हमने देखा था कि हाउ अमेरिका वोटेड अगेंस्ट अ रिजोल्यूशन ब्रॉट एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंडेमिंग रसियाज इन्वेजन ओवर यूक्रेन. नॉर्मली हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर कोई रिजोल्यूशन लाया गया है यूनाइटेड नेशंस के किसी भी प्लेटफॉर्म पे रसिया को कंडेम करते हुए, तो अमेरिका उस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करेगा. बट अमेरिका ने इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया, एंड दैट टू व्हेन सच रिजोल्यूशन वाज ब्रॉट बाय अमेरिकाज अलाइज फ्रॉम यूरोप. तो अपने यूरोपियन अलाइज से डाइवर्ज होते हुए यूएस हियर इज सीन कन्वर्जिंग विथ रसिया. दूसरा, हाल फिलहाल में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सजेस्ट किया कि जो गाजा वाला एरिया है वहाँ से पैलेस्टीनियन लोगों को इवैक्यूएट करा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, और उस एरिया को एक तरीके से रिवेरिया मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर कर दिया जाए. कैसे? जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं जैसे मालदीव वगैरह, जो ओशन के पास होते हैं, बीचेज होते हैं जहाँ पे, और उनको पॉपुलराइज किया जाता है एज एन इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वैसे ही कुछ किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू गाजा एरिया, और उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना करके अमेरिका के कंट्रोल में दे दिया जाए. दिस सजेशन वाज गिवन बाय डोनाल्ड ट्रंप फ्यू डेज अगो. अब ये दोनों ही सजेशन में एक चीज कॉमन है कि यूएस इज मूविंग फॉरवर्ड यूनिलैटरली. यूएस इज सजेस्टिंग सम यूनिलैटरल स्टैंड, sidelining the interest of the parties who are directly affected in the case. फॉर एग्जाम्पल, गाजा रीजन को लेकर के सजेस्ट कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, उसमें पैलेस्टीनियंस के व्यू पॉइंट को पूरी तरीके से साइडलाइन कर रहे हैं, यूक्रेनियंस के व्यू पॉइंट को साइडलाइन कर रहे हैं, व्हेन ही इज सीमिंगली सपोर्टिंग, इनडायरेक्टली या इम्प्लिसिटली सपोर्टिंग रसियाज एक्शन ओवर यूक्रेन. अगर रिजोल्यूशन को के अगेंस्ट वोट किया है, वैसे आर्गुमेंट कुछ और दिया है अमेरिका ने कि इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकल सकता इस वॉर का, बट उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट अगर वोट किया तो कहीं ना कहीं अमेरिका इज साइडलाइनिंग यूक्रेनियंस इंटरेस्ट, एंड अमेरिका इज मूविंग फॉरवर्ड यूनिलैटरली. इट इज मेकिंग इट्स ओन सजेशंस विथ रिस्पेक्ट टू सम डिस्प्यूट where it is neglecting the interest of the real parties associated in that dispute. It is just focusing on its own interest. अब जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एनालिस्ट से हैं, एक्सपर्ट से हैं, उनका ओपिनियन जो है ट्रंप के इस अप्रोच को लेकर के, वो मेनली दो है कि क्या कारण हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का स्टैंड ले रहे हैं. पहला, दे बिलीव कि इट माइट बी ए ग्रैंड बार्गेन स्ट्रैटेजी. बार्गेन किसके साथ कर रहे हैं? वो बार्गेन कर रहे हैं रसिया के साथ. ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो रसिया को थोड़ा पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ताकि रसिया और चाइना का जो स्ट्रॉन्ग एक्सेस बना हुआ है विच इज़ ए चैलेंज फॉर द यूएस, उसको वीक किया जाए. अगर हम यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन इशू के ऊपर अगर सॉफ्ट स्टैंड लेते हैं, तो ऐसा मानना है कि यूएस ऐसी उम्मीद कर रहा है कि रसिया जो है फिर धीरे धीरे चाइना से डाइवर्ज अवे होगा, और हो सकता है कि यूएस के साथ कुछ एक मुद्दों पे उसका कन्वर्जेंस भी हो, कुछ एक मुद्दों पे उनके बीच में कंसेंसस भी बने, और इस तरीके से अमेरिका का जो एक गोल है इंटरनेशनल फोरम के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्डर में, दैट इज टू आइसोलेट चाइना, वो पूरा हो पाएगा. तो परहैप्स दिस न्यू अप्रोच, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू यूक्रेनियन इशू, where Donald Trump seems to be now soft regarding Russia's invasion over Ukraine,
This might be part of his grand bargain strategy in order to fulfill the goal of isolation of China in global order. दूसरा जो ओपिनियन इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट्स का निकल करके आ रहा है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप नाउ अमेरिका इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रैक्टिस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी एंशियंट टाइम से ही आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो बिग पावर्स होते हैं, सुपर पावर्स होते हैं, वो अपना अपना रीजन डिवाइड कर लेते हैं कि भैया ये एरिया मेरा हुआ, यहाँ पे तुम इंटरफेयर मत करना, और तुम्हारे एरियाज में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी माई स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड वट एवर इज योर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आई विल नॉट इंटरफेयर इन टू दैट। सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियो पॉलिटिक्स, बिग पावर्स टेंड टू एक्नॉलेज द ब्रॉडर हेजिमनी ऑफ देयर राइवल्स इन पर्टिकुलर एरिया, कि वहां पे मैं तुम्हारी हेजिमनी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। हेजिमनी मतलब होता अनक्वेश्चनड डोमिनेंस। तो अमेरिका इज सॉर्ट ऑफ सेइंग टू रसिया दैट वट एवर यू आर डूइंग इन यूक्रेन, that is none of our business. You do whatever you want to do there, but you please don't interfere into our matters. You don't interfere into my viewpoint with respect to maybe गाजा। कुछ दिनों पहले ग्रीनलैंड को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वांट टू हैव दैट आल्सो फॉर अमेरिका, ही वांट टू बाय दैट और अक्वायर दैट फॉर अमेरिका। इस तरीके से यार मिल, एकदम सरल भाषा में समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियो पॉलिटिक्स कहता है कि यार मिल बांट करके अपना खा लेते हैं, एक दूसरे को परेशान नहीं करते। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियो पॉलिटिक्स जो है वो कई दफ़ा ग्लोबल ऑर्डर में देखने को मिला है, जहाँ बड़े बड़े जो पावर्स हैं वो अपना अपना एरिया डिफाइन कर लेते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो अमेरिका का एक अप्रोच अंडर देयर प्रेसिडेंट इन 19th सेंचुरी, मुनरो, वो देखने को मिला होगा, मुनरो डॉक्ट्रिन, वेयर अमेरिका वाज वेरी कंटेंट, सेटिस्फाइड विथ इट्स इन्फ्लुएंस इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, कि हम यहाँ पे बस किसी एक्सटर्नल पावर का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। उसको कहा जाता है मुनरो डॉक्ट्रिन। वी विल टॉक अबाउट मुनरो डॉक्ट्रिन सम डे एल्स। तो वैसे ही चाइना, बिफोर इट्स रिवॉल्यूशन, द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, चाइना को भी मेजर जो यूरोपियन पावर्स हैं प्लस जापान ने आपस में डिवाइड किया हुआ था अंडर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और कोई एक दूसरे के रीजन में इंटरफेयर नहीं करता था। तो इसी तरीके का कुछ स्फीयर ऑफ जियो पॉलिटिक्स को रिवाइव करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि रसिया जो कर रहा है करे अपने आसपास के एरियाज में, हम वहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट रसिया शुड ऑल्सो नॉट इंटरफेयर इन टू आवर एक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू आवर नेबरिंग कंट्रीज। अब होता क्या है प्रॉब्लम विद द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियो पॉलिटिक्स में, कि फॉर द टाइम बिंग पीस मेंटेन हो सकता है बिकॉज द बिग पावर्स आर डेवलपिंग अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, बट दिस पीस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ वीकर नेशंस। एक तरीके से पूरा का पूरा जो कोल्ड वॉर का टाइम था, दैट वाज आल्सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियो पॉलिटिक्स। एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ यूएसएसआर है, और जो भी देश इन ब्लॉक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, या तो यूएस ब्लॉक को या यूएसएसआर ब्लॉक को, दे आर लूजिंग ऑन देयर, दे वेयर लूजिंग ऑन देयर सोवरेनिटी, देयर ऑटोनॉमी। बट कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे काइनेटिक या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं था। पॉइंट इज कि कोल्ड वॉर वॉज लार्जली पीसफुल। कोल्ड वॉर का जो टाइम था 1945 से लेकर के 1991 तक का, इट वॉज लार्जली पीसफुल, कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं था, बट दैट पीस केम एट द कॉस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ वीकर नेशंस। तो इवन कोल्ड वॉर dynamics that guided world politics right after World War II till the end of Cold War, disintegration of USSR in 1991, could be an example of a sphere of influence geopolitics. And Donald Trump wants to return the world into the same global order, जहाँ पे सब जो मेजर पावर है अपना मिल बांट करके पूरे दुनिया को डिवाइड कर ले और आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन ना करें। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियो पॉलिटिक्स का एक और एग्जाम्पल हो सकता है बर्लिन कॉन्फ्रेंस। देखिए बर्लिन कॉन्फ्रेंस जर्मनी में हुआ 1884-1885 में। यहाँ पे तमाम जो यूरोपियन पावर्स हैं, बेल्जियम,
फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन्होंने मिल करके पूरा अफ्रीका को आपस में डिवाइड कर लिया विदाउट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द पीपल ऑफ अफ्रीका। इसी को कहा जाता है पेपर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। आप देखिए अफ्रीका के कई सारे देशों की जब आप बाउंड्री देखोगे तो आपको लगेगा कि ऐसी कैसे हो सकती है पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी कि दो देशों के बीच में जो बाउंड्री है, इट इज जनरली अलाइंड विथ नेचुरल बाउंड्रीज। कोई नदी के अलोंग होगा, कोई पहाड़ के अलोंग होगा। नेचुरल बाउंड्रीज आर नॉट गोइंग टू बी दिस स्ट्रेट, दिस ज्योमेट्रिकल। अफ्रीका के देशों की आप बाउंड्रीज देखोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सीधा सीधा बाउंड्री कैसे हो सकता है, बिकॉज ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हैं वो नेचुरल बाउंड्रीज के अलोंग बनाई गई हैं ही नहीं। दीज बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, आर रिजल्ट ऑफ पेपर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। पेपर पार्टीशन मतलब पेपर पे बैठ गए मैप लेकर के और स्केल से ड्रॉ कर दिया कि यार ये हिस्सा तुम्हारा हुआ, ये हमारा हुआ। पेपर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, इसी को कहा जाता है स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। अफ्रीका के लिए एक होर लगी थी कि मिल बांट के खा लेते हैं। दैट वाज आल्सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जियो पॉलिटिक्स, एंड दैट वाज डिसाइडेड, द पेपर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका वाज डन इन बर्लिन कॉन्फ्रेंस। इसी को हम लोग कहते हैं स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका या पेपर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका विदाउट टेकिंग लोकल इनपुट। और यही जो पेपर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका हुआ है, दैट हैज बीन द मेन रीजन बिहाइंड एथनिक कन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका टिल डे। अब ये अननेचुरल बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी इन्होंने। अब कई सारे सेम एथनिसिटी के लोग आपस में डिवाइड हो गए। कुछ लोग चले गए दूसरे देश में, कुछ लोग चले गए किसी और देश में। और एक ही देश के अंदर कई सारे ऐसे एथनिसिटी के लोग आ गए जो आपस में एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं उसी के अराउंड कल्चरल बाउंड्रीज भी होती हैं, और उसी के अराउंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज होनी चाहिए। कल्चरल बाउंड्रीज मतलब एक कल्चर के लोग एक साथ, तो पहाड़ी लोग एक साथ, मान लीजिए प्लेन एरियाज के लोग एक साथ, नदी के एक साइड के लोग एक साथ, दूसरे साइड के लोग दूसरे साथ। तो नेचुरल बाउंड्रीज एंड कल्चरल बाउंड्रीज आर अलाइंड। और उसी के अराउंड जब पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं तो फिर उस रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी रहता है। बट यहाँ पे आर्टिफिशियल बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी ब्रिटिशर्स ने, और इसका नतीजा ये है कि आज भी कल्चरल टेंशन है और उस कारण से कई सारे कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में। उनका जो भी कन्फ्लिक्ट है अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में, और या किसी भी एक देश के अंदर जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, वो मेनली एथनिक कन्फ्लिक्ट है। और उस एथनिक कन्फ्लिक्ट के पीछे एक बड़ा कारण है बर्लिन कॉन्फ्रेंस का पेपर पार्टीशन। इसी का एक और एग्जांपल हो सकता है ड्यूरैंड लाइन। देखिए ड्यूरैंड लाइन इज बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इसको भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सीधा सीधा लाइन ड्रॉ किया गया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिशर्स वेर वेरी पावरफुल। ब्रिटिश इंडिया ने ये लाइन यूनिलैटरली ड्रॉ कर दिया विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लोकल इनपुट। उन्होंने अपने हिसाब से ड्रॉ कर दिया। अब नतीजा ये हुआ कि इस रीजन में रहने वाले जो पश्तून एथनिसिटी के लोग हैं वो आपस में ही डिवाइड हो गए बिटवीन दीज टू कंट्रीज। कुछ पाकिस्तान का हिस्सा हो गए, कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा हो गए। क्योंकि उस टाइम में तो पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान बिकेम ए सेपरेट कंट्री। तो नाउ पश्तून, सम ऑफ द पश्तून्स आर लिविंग इन पाकिस्तान, अदर्स आर लिविंग इन अफगानिस्तान। एंड दैट इज द रीजन वाई अफगानिस्तान आज तक डूरैंड लाइन की लेजिटिमेसी को आइडेंटिफाई नहीं करता है। वो इस लाइन को एक इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता। तो ये सब बातें हो गई रिगार्डिंग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ पे पावरफुल देश जो है अपने हिसाब से बाउंड्रीज डिवाइड कर देते हैं कि ये हमारा हुआ, ये तुम्हारा हुआ। और बाकी छोटे मोटे जो देश हैं, जो लेस पावर्स हैं या मिडिल पावर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनकी सोवरेनिटी भी स्टेक पे लगा देते हैं। इस केस में यूक्रेन की सोवरेनिटी स्टेक पे है या पैलेस्तीन की सोवरेनिटी स्टेक पे है। तो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि अमेरिका वांट्स रसिया टू डू वट एवर इट वांट्स टू डू विथ यूक्रेन, बट प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इनटू आवर अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू मिडिल ईस्ट, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू गाजा। भारत का क्या स्टैंड है या भारत के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर? देखिए भारत तो हमेशा से ही मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता रहा है। तो हम विश्व बंधु बनना चाहते हैं, हम सबके फ्रेंड रहना चाहते हैं। वी डू नॉट वांट टू अलाइन विथ एनी वन पर्टिकुलर कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ये हमारा अप्रोच राइट सिंस इंडिपेंडेंस था। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ऑल्सो इंडिया फॉलोड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
तो वी ट्राई टू मेंटेन अ balance between US, Russia, European powers. On Israel Palestine also issue also we try to take a kind of principled stand. जैसे आज भी भारत कहता है टू नेशन सॉल्यूशन होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे डिसाइड किया गया था। बट ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है इसको प्रैक्टिस कर पाना बड़ा कठिन होगा इन कमिंग ईयर्स, स्पेशली अंडर द न्यू रेजिम ऑफ द यूएस अंडर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज नोन फॉर ट्रांजैक्शनल अप्रोच। ट्रांजैक्शनल मतलब बिल्कुल स्पष्ट, एक हाथ से लेंगे तो दूसरे हाथ से कुछ बेनिफिट देंगे, अगर कुछ बेनिफिट देंगे तो उसके बदले में वो सीधा सीधा कमिटमेंट चाहेंगे। इस तरीके के लोगों को कहा जाता है ट्रांजैक्शनल। दे आर वेरी क्लियर कि दे विल गिव यू और पास यू सम बेनिफिट ओनली इफ यू गिव देम सम बेनिफिट इन क्वांटिफाइबल मैनर। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नोन फॉर हिज ट्रांजैक्शनल अप्रोच एंड फॉर दैट रीजन इंडियाज approach of multi-alignment strategy, which is criticized in negative manner as ambiguous approach, amorphous approach, would be very difficult for India to practice under the new regime of the US. भारत को अब तरीके सीखने होंगे, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। इंडिया मस्ट डेवलप स्ट्रैटेजीज टू नेविगेट द ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। भारत सीधा सीधा स्टैंड लेना भी नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका जो है वो इस तरीके के कंडीशंस क्रिएट करेगा जहां पे इंडिया को एक स्टैंड लेना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो अमेरिका वुड look forward for India to take a clear anti-China stand. We don't want to have that. अब ऐसे टाइम में जब रसिया और यूएस की प्रॉक्सिमिटी अगर बढ़ गई, उस केस में इंडिया के लिए फिर बैलेंस ले पाना एंड अवॉइडिंग अ डायरेक्ट एंटी चाइना स्टैंड वुड बी डिफिकल्ट। और भारत कभी भी डायरेक्ट एंटी चाइना स्टैंड लेना नहीं चाहेगा बिकॉज वी शेयर अ लॉन्ग बाउंड्री विद चाइना and that may lead to ग्राउंड बेस्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो हम कभी लेना नहीं चाहेंगे। तो इस कारण से लिखा हुआ इसी आर्टिकल में कि इंडिया नीड्स टू डेवलप न्यू स्ट्रेटजीज टू नेविगेट द ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने जो अफ्रीका का पेपर पार्टीशन वाला हमने आइडिया डिस्कस किया उस पर प्रश्न पूछा था 2013 में। Africa was chopped into states artificially created by accidents of European competition. तो वहां पे आपको बताना था अबाउट बर्लिन कॉन्फ्रेंस कि कैसे बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अफ्रीका का पेपर पार्टीशन किया गया, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। वाई? बिकॉज एवरी यूरोपियन पावर वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर रिसोर्सेज फ्रॉम अफ्रीका। उसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज अपना काम कर रहे थे, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के कारण भी ये स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जो है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया। कंसिक्वेंसेस क्या हुआ ऑफ आर्टिफिशियल चॉपिंग? एथनिक एंड कल्चरल कन्फ्लिक्ट जो है आज तक अफ्रीका में, एंड दे आर फेलिंग, मेनी अफ्रीकन नेशन स्टिल दे आर फेलिंग टू डेवलप अ यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी। ये वाला मैप भी अगर आप बना दें तो अच्छा रहेगा, कुछ कुछ मोटा मोटा पेपर पार्टीशन आप दिखा दें तो अच्छा रहेगा। The next topic is about Naksha initiative by Government of India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने हाल फिलहाल में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया भारत सरकार की तरफ से जिसका नाम है नक्शा। इसका पूरा नाम होगा नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम रायसेन इन मध्य प्रदेश। नक्शा का मकसद क्या है? नक्शा में होगा क्या? सिटी एरिया, अर्बन एरियाज का सर्वे किया जाएगा और उसका डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। उसके अंतर्गत नक्शा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है फॉर सिटी सर्वे और सिटी एरियाज का डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ पे गलती होगी, क्योंकि नक्शा इनिशिएटिव को लाया गया है फॉर अर्बन एरियाज सर्वे, राइट, बट इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इट इज बीइंग ओवरसीन बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट, लेकिन नक्शा इनिशिएटिव है रिगार्डिंग सर्वे ऑफ अर्बन एरियाज। होगा क्या इसकी मदद से? लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज को अपडेट किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? एक्यूरेट अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स होगा तो उससे सरकार को रिसोर्स जनरेशन में फायदा होगा। अर्बन एरियाज में जो टैक्स कलेक्शन है म्यूनिसपैलिटीज के लिए, लोकल अर्बन बॉडीज के लिए, वो स्ट्रेंथन हो पाएगा। लैंड डिस्प्यूट्स रिड्यूस हो जाएंगे। ओनरशिप रिकॉर्ड जो है वो
बिना किसी एम्बिग्विटी के हर एक लोगों के पास आ जाएगा, जिनकी भी अपनी अपनी ज़मीनें हैं। नक्शा सर्वे के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे जीआईएस मैपिंग या ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल सर्वेस किए जाएंगे और डिजिटल फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Time Youth Survey 2024 by Ministry of Statistics and Program Implementation. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Indian Economy point of view. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंतर्गत एनएसओ आता है, जिसका काम होता है जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करना, उसने हाल फिलहाल में एक सर्वे किया जिसका नाम है टाइम यूज सर्वे। टाइम यूज सर्वे has accounted gender based time use pattern। जेंडर बेस्ड मतलब मेन एंड विमेन अलग अलग काम के लिए कितना टाइम डिवोट करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो इस टाइम यूज सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से मेन मेंस पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, यानी कि मोनेटाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज 75%, यानी कि 75% मेन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, मोनेटाइज्ड एक्टिविटीज में काम करते हैं, जबकि वीमेन पार्टिसिपेशन इज ओनली 25%। पॉजिटिव चीज ये है कि वीमेन का पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 21.8% टू 25%, येट इट इज वेरी लो। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एक तरीके से 25% है एज पर दिस टाइम यूथ सर्वे। एक तो विमेन का पार्टिसिपेशन कम है इन मोनेटाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी एज कंपेयर टू मेन। उसके अलावा जो विमेन मोनेटाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी में हैं भी, वो भी पर डे जितना टाइम दे रही हैं इनटू एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटी, इट इज लेस एज कंपेयर टू मेन। फॉर एग्जांपल, विमेन जो मोनेटाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, दे आर स्पेंडिंग 341 मिनट्स पर डे एज कंपेयर टू मेन हु आर स्पेंडिंग अबाउट 473 मिनट्स पर डे इन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटी। इसका मतलब साफ है कि एक तो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, और जो है वो भी दिन भर में कम काम कर रही हैं एज कंपेयर टू मेन ऑन एन एवरेज। दैट मीन्स उनकी अर्निंग भी उस हिसाब से कम ही होगी। तो मेन एंड विमेन के बीच में इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल को लेकर के एक गैप होगा, जिसको हम लोग इकोनॉमिक जेंडर गैप कह सकते हैं, और वो गैप बना रहेगा क्योंकि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कम है ओवरऑल, एंड पर डे जो काम कर रही हैं उनका भी पर डे कंट्रीब्यूशन कम है। अनपेड गिविंग केयर गिविंग वर्क, अनपेड केयर गिविंग वर्क जैसे कि घर में बच्चों का ध्यान देना, ओल्ड एज लोगों का ध्यान देना, अनपेड केयर गिविंग वर्क में अगर देखा जाए तो पर डे वीमेन स्पेंड अबाउट 137 मिनट वाइल मेन स्पेंड अबाउट 75 मिनट्स। एंड 41% ऑफ वीमेन इन दिस एज ग्रुप, जो मेन वर्किंग एज ग्रुप होता है 15 टू 59, वो केयर गिविंग वर्क में है, जबकि ओनली 21.4% ऑफ मेन आर इन केयर गिविंग वर्क। तो ये दोनों नेचुरल है। जब विमेन जो हैं वो इकोनॉमिक या मोनेटाइज्ड एक्टिविटी में कम है, तो फिर उनका कहीं ना कहीं ये जो टाइम है वो किस एक्टिविटी में लग रहा होगा, अनपेड केयर गिविंग वर्क में या अनपेड ओवरऑल हाउस होल्ड वर्क में। अब अनपेड हाउस होल्ड वर्क की समस्या क्या है कि इसमें काम तो कर रही हैं, बट इसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा विमेन को। And for that reason, women remain always economically dependent upon their male counterpart, maybe husband after marriage or before marriage, on father or brothers. And that makes them vulnerable. That sometimes make them subject of domestic violence. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप economically dependent होते हैं, you are vulnerable and you could be subjected to all sorts of exploitations, including violence, domestic violence. तो ये जो रिपोर्ट है, इसकी की फाइंडिंग जो है, मेन डेटा जितना याद किया जा सकता है, प्रीलिम्स में तो इस पे पूछेगा नहीं, बट मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या है कि द गैप इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क कम हो रहा है। मेन अब अनपेड डोमेस्टिक वर्क में ज़्यादा काम कर रहे हैं पहले के मुकाबले, और विमेन जो हैं अब धीरे धीरे मोनेटाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज हो रही हैं। तो अब विमेन का कंट्रीब्यूशन इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क कम हो रहा है पहले के मुकाबले। तो मेन और विमेन के बीच में जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क का गैप है वो नैरो हो रहा है, येट विमेन जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा काम कर रही हैं इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क या अनपेड केयर गिविंग वर्क एज कंपेयर टू मेन। पार्टिसिपेशन इन पेड वर्क
हैज इंक्रीज्ड फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। सरल भाषा में कहें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड फॉर बोथ मेन एंड वीमेन, जो एक अच्छी बात है। वीमेन टाइम स्पेंट ऑन अनपेड डोमेस्टिक वर्क हैज स्लाइटली रिड्यूस्ड, और it has reflected or it has translated into their increase in paid employment activity। तो ये जो अनपेड केयर गिविंग वर्क है ये 137 मिनट्स पर डे है, ये मेन के मुकाबले ज़्यादा है, बट पिछले डेटा के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है। ये कम हुआ है, इसी कारण से विमेन का पार्टिसिपेशन इन मोनेटाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ा है। सो दीज टू आर ऑर्गेनिकली लिंक्ड। ये तो होना ही था, जब अनपेड केयर वर्क कम हुआ है तो मोनेटाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा है। येट women still bear the majority of household and care giving responsibility। तो इन सबको देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये तो कल्चर का हिस्सा है। लगभग दुनिया की हर एक इकोनॉमी में देखने को मिलता है, भारत की इकोनॉमी में थोड़ा ज़्यादा एज कंपेयर टू यूरोपियन या अमेरिकन इकोनॉमी, कि विमेन विल टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज एंड मेन विल टेक केयर ऑफ द मोनेटाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ से वो पैसा अर्न करके लाएंगे और घर परिवार चलेगा। ये तो कल्चर का हिस्सा है, बट इस कल्चरल अप्रोच के कारण मेन और वीमेन के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, इकोनॉमिक गैप, और वो फिर बाकी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है। वीमेन के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं फिर सबड्यू किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इस कल्चरल एस्पेक्ट को बदलना होगा धीरे धीरे, और वो बदल भी रहा है। दिस डेटा सजेस्ट कि दिस कल्चरल एस्पेक्ट इज चेंजिंग नाउ। मेन आर एंगेजिंग मोर इनटू अनपेड household activity and caregiving activity as compared to earlier. Women engagement in unpaid household activity and caregiving activity has reduced a little bit, yet the gap remains। और women का जो टाइम बच रहा है from this household and unpaid caregiving activity, वो टाइम now they are putting into monetized activity। So this cultural factor leading to the difference in economic status of men and women, वो धीरे धीरे बदल रहा है, और इस कारण से इकोनॉमिक स्टेटस भी धीरे धीरे बदल रहा है, बट ये रातों रात तो बदलेगा नहीं। सो द पॉइंट इज कि वी आर इन राइट डायरेक्शन, मे बी द पेस इज स्लो, वी नीड टू हैस्टन। अब आज ये दूसरा मेंस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, भले आप आज एक ही अटेम्प्ट करना, बट ये देख लो, यूपीएससी ने साल 2023 मेंस में पूछा था केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के बीच का अंतर। केयर इकोनॉमी आप डिफाइन कर देना, जो हाउस होल्ड पे केयर गिविंग एक्टिविटी होता है, मेनली विमेन करती हैं इसको। यहाँ पे डेटा इस्तेमाल करना, ये सब डेटा, और डेटा में ये जरूर लिखना जब मेंस में आंसर लिखना तो, कि टाइम यूथ सर्वे बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, विमेन आर मोर इनटू केयर एक्टिविटी वाइल मेन आर मोर इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब कुछ आप लिख सकते हैं। ब्लैक प्लास्टिक, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लैक प्लास्टिक वो सारे प्लास्टिक्स होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे अपने आसपास ही नज़र घुमा करके देख लीजिए, तो जो वायर्स होंगे उनके अराउंड, जो लैपटॉप का जो चार्जर है उसका वायर देखिए तो ब्लैक कलर का होगा कि नहीं होगा, उसके अराउंड जो प्लास्टिक है। या फिर अपने किचन में अगर आप जा करके देखें तो तमाम यूटेंसिल्स का जो हैंडल होता है वो ब्लैक प्लास्टिक का होता है कि नहीं होता है। दीज ब्लैक प्लास्टिक्स आर मेनली result of electronic waste recycle, mainly coming from computer, TV and appliances। ब्लैक प्लास्टिक्स की मदद से क्या होता है कि हम लोग फ्लेम रिटार्डेंट प्लास्टिक्स बनाते हैं। अक्सर वैसे प्लास्टिक्स बनाते हैं ब्लैक प्लास्टिक्स की मदद से, वैसे चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे फ्लेम को रोका जा सके, आग लगने से रोका जा सके। तो सरल भाषा में कहें तो ब्लैक प्लास्टिक्स आर यूज्ड एज फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल। बट प्रॉब्लम क्या है कि फ्लेम रिडार्टेंट जो मटेरियल्स होते हैं जैसे ब्रोमीन, एंटीमनी या अदर हेवी मेटल्स लाइक कैडमियम एंड मर्क्यूरी, दे आर वेरी डेंजरस और हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब वायर वगैरह में अगर ब्लैक प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, बट किचन यूटेंसिल्स में जो हम ब्लैक प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि कुकिंग के दौरान वो ब्लैक प्लास्टिक के अंदर जो हेवी मेटल्स हैं दे कैन लीच इनटू फूड आइटम्स दैट वी कुक, एंड फ्रॉम देयर इट कैन गेट एक्यूमुलेटेड इनटू आवर बॉडी एंड कैन डू डैमेजेस एट सेवरल लेवल। ब्लैक प्लास्टिक की एक और समस्या, इनके रिसाइकलिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि जो रिसाइकल यूनिट्स होते हैं वहाँ पे इंफ्रारेड सेंसर्स लगे रहते हैं जो प्लास्टिक्स को चुन चुन करके सेपरेट कर लेते हैं।
वो इंफ्रारेड सेंसर जो है वो ब्लैक प्लास्टिक को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई रिसाइकलिंग यूनिट वाले भी ब्लैक प्लास्टिक को लेना नहीं चाहते। जो रैग पिकर्स होते हैं, आप देखते हैं ना, वो प्लास्टिक चुनते रहते हैं। ये जाकर क्या करते हैं, रिसाइकलिंग यूनिट्स को वो प्लास्टिक बेचते हैं, जिसके बदले में उनको कुछ पैसा मिलता है। बट दिज रैग पिकर्स ऑल्सो आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू पिक अप ब्लैक प्लास्टिक। और कारण ये है, इस कारण से, चूंकि ब्लैक प्लास्टिक इज नॉट easily detected by infrared sensors, इसलिए ब्लैक प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी आसान नहीं होता है। दैट इज द रीजन वाई ब्लैक प्लास्टिक्स अल्टीमेटली एंड अप इन लैंड फिल्स। और इस कारण से लैंड वेस्ट भी होता जा रहा है। कभी कभार उसको बर्न कर दिया जाता है, इंसेनरेट कर दिया जाता है, जिस कारण से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ब्लैक प्लास्टिक के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जोनल काउंसिल से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही थे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तीसरा स्टेटमेंट गलत है। लीगली बाइंडिंग तो है नहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिजोल्यूशंस, बाकी तीन सही थे। एंड एस्ट्रोनॉट्स में उनके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Extended reality is a combination of VR, AR, and mixed reality. That's all from our side for today. Thanks for watching.